नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक और उनकी कथा वस्तु। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का प्रारंभिक नाटक है सज्जन, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक इस प्रकार है। सज्जन नाटक में यह बताया गया है कि द्वैत सरोवर, एक द्वैत सरोवर होता है। उस द्वैत सरोवर में स्नान आदि करने के लिए दुर्योधन वहाँ आता है अपने सैनिकों के साथ, जहाँ की उस द्वैत सरोवर के आसपास ही पांडव अपना निर्वासित जीवन जी रहे थे। गंधर्व चित्रसेन, जो कि उस द्वैत सरोवर के आसपास के क्षेत्र का स्वामी है, यह देखकर कि उसके क्षेत्र में कोई आया है तो वह क्रोधित हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है और दुर्योधन को बंदी बना लेता है। इसकी जानकारी जब धर्मराज युधिष्ठिर को पता लगती है तो कुल मर्यादा की रक्षा हेतु धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं कि आप चित्रसेन के साथ युद्ध कीजिए। अब जो चित्रसेन जो था वो अर्जुन का मित्र था, तो चित्रसेन ने अर्जुन की मित्रता की रक्षा हेतु दुर्योधन को बंदीपन से मुक्त कर दिया। तब दुर्योधन को ग्लानि होती है, वह धर्मराज युधिष्ठिर के आगे नतमस्तक होता है। फिर धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन को राजा के क्या कर्तव्य है इसकी जानकारी देकर विदा करता है। तो यह है जयशंकर प्रसाद कृत नाटक सज्जन 1910 की कथा वस्तु। मित्रों, अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के दूसरे नाटक कल्याणी परिणय की। कल्याणी परिणय नाटक या एकांकी रूपक कह लीजिए 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस नाटक पर पारसी थिएटर का प्रभाव है। इसकी कथानक चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के आसपास ही घूमती है। जिस प्रकार से पारसी रंगमंचों में बताया गया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है, इस नाटक में भी, कि कार्नेलिया चंद्रगुप्त पर मुग्ध हो जाती है। इसमें एक घटना बताई गई है कि जब सीरिया पर एटिगोनस की चढ़ाई का समाचार सेल्यूकस को मिलता है तो सेल्यूकस मजबूर होकर, विवश होकर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर देता है। यही कथा इस नाटक में आदि से अंत तक चलती रहती है। मंगलाचरण के साथ इसका शुरुआत होती है इस नाटक की और नंदी पाठ के साथ इसका समापन होता है। पारसी थिएटर का इसमें प्रभाव है। पद्यात्मक संवाद योजना सज्जन की तरह ही इसमें भी चलती है। मित्रों, एक संशोधन है इसमें कि नंदी पाठ जो है उससे तो इस सज्जन और कल्याणी परिणय का आरंभ होता है, जबकि भरत वाक्य के साथ इसका समापन होता है। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं प्रसाद जी का करुणालय नाटक, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। करुणालय एक गीति नाट्य है और इसका जो कथानक है वो राजा हरिश्चंद्र के कथानक के इर्द गिर्द घूमता है। इसका कथानक इस तरह से प्रारंभ होता है कि जब आकाशवाणी होती है, वो आकाशवाणी सुनाई देती है राजा हरिश्चंद्र को और आकाशवाणी कहती है कि आपने जो वचन दिया था अपने पुत्र की बलि चढ़ाने का, उसे आप पूरा कीजिए। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र होता है रोहिताश्व। तो राजा हरिश्चंद्र अपने दिए हुए वचन के अनुसार और आकाशवाणी ने जो कथन किया है उसके अनुसार वो तैयार हो जाते हैं अपने पुत्र की बलि देने हेतु। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित या रोहिताश्व इसके लिए तैयार नहीं होता है। रोहिताश्व देखता है कि भूख से पीड़ित, क्षुधा पीड़ित दो माता पिता, जिसमें एक का नाम है अजीरगत, पिता का नाम है अजीरगत और माता का नाम है तारिणी। तो अजीरगत और तारिणी अपना जो पुत्र होता है, उनका मध्यम पुत्र, मंझला पुत्र शुनहशेप,
उसको वो तैयार करते हैं उन दोनों माता पिता को कि आप दोनों भूख से पीड़ित हैं, मैं आपको 100 गाय देता हूँ और 100 गाय के बदले में आपके मंझले पुत्र शुनहशेप की बलि देने के लिए तैयार हो जाए। तो वो दोनों माता पिता यानी अजिरगत और तारिणी 100 गाय लेने के बदले में अपने पुत्र को देना स्वीकार कर लेते हैं ताकि अपनी भूख भी शांत कर सकें। और रोहिताश्व का कार्य भी हो जाता है कि वह बलि से बच जाएगा और उसके बदले में बलि होगी शुनहशेप की। अब शुनहशेप भी तैयार हो जाता है, लेकिन शुनहशेप प्रार्थना करता है कि किसी तरह वह बलि से बच जाए। वह प्रार्थना कर रहा होता है ईश्वर से। उसी समय देवयोग से, संयोग से वहाँ विश्वामित्र का आगमन होता है। तो विश्वामित्र यह देखते हैं सारा दृश्य और शुनहशेप उनसे याचना करता है कि वह उसको छुड़ा ले। तो वो वशिष्ठ, वहाँ पर वशिष्ठ मुनि भी होते हैं। वशिष्ठ मुनि पर विश्वामित्र कहते हैं ये सारा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। तो वहाँ पर एक राजा हरिश्चंद्र की दासी थी, उसका नाम था सुव्रता। वो ये बताती है कि शुनहशेप वास्तव में आपका और मेरा ही पुत्र है, यानी विश्वामित्र जी आपका और मेरा यानी सुव्रता का ही पुत्र है। जैसे वो यह बात कहती है तो विश्वामित्र को उस रात्रि की याद आ जाती है जिस रात्रि को उन्होंने सुव्रता के साथ बिताई थी। तो जैसे ही उनको स्मरण होता है और वो शुनहशेप को अपनी शक्तियों से, अपनी सिद्धियों से उसको बचा लेते हैं। उसको रस्सियाँ जो उसको बांध दी गई थी उसको खोल देते हैं। तो ये करुणालय की कथा वस्तु है। और करुणालय में चूँकि कथा ही मुख्य बन गई है, कथा वस्तु ही मुख्य, एक तरह से मुख्य प्रधानता इसकी कथा वस्तु ही है, तो करुणालय को नाटक कहा जाए या काव्य कहा जाए, यहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। दोस्तों, करुणालय जो है उसमें कोई अंक नहीं है, लेकिन 5 दृश्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दृष्टिकोण से। और इसमें अरिल मात्रिक छंद का, 21 मात्राओं वाले अरिल मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है करुणालय जो प्रसाद जी का नाटक है उसमें। अब हम बात करते हैं प्रसाद जी के एक अन्य नाटक प्रायश्चित, जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ था। प्रायश्चित नाटक की ये विशेषता है कि इसमें नांदी पाठ, सूत्रधार, प्रस्तावना, भरतवाक्य आदि किसी भी प्रकार का कोई समावेश नहीं किया गया है। इसका प्रायश्चित का कथानक बड़ा संक्षिप्त है। प्रायश्चित जो है नाटक वो इतिहास से भिन्न चलता है। इतिहास में बताया गया है, इतिहास सम्मत यह बात है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा ही जयचंद को मारा गया था। लेकिन प्रसाद जी इसमें ये बताते हैं प्रायश्चित में कि मोहम्मद गोरी के समय जो जयचंद था वह अपने कुकर्मों से इतना आत्मग्लानि महसूस करता है कि वह गंगा जी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। यही उसका प्रायश्चित है। तो यही बात इसमें बताई गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रसाद जी का अगला नाटक राज्यश्री, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, राज्यश्री जो है सर्वप्रथम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। राज्यश्री 3 अंकों का नाटक है और उसमें क्रमशः 7, 7 व 4 दृश्य हैं। जब इंदु पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया तब इसमें नांदी पाठ और भरतवाक्य आदि बातों, प्रस्तावना आदि बातों का समावेश था। लेकिन इसी राज्यश्री का द्वितीय संस्करण चित्राधार में प्रकाशित हुआ था। और जब चित्राधार में यह प्रकाशित हुआ तब इसमें नांदी पाठ, भरतवाक्य, प्रस्तावना आदि का बहिष्कार कर दिया गया, अर्थात इन बातों को नहीं रखा गया। प्रसाद जी ने स्वयं राज्यश्री को अपना खुद का प्रथम ऐतिहासिक रूपक माना है। दोस्तों,
अब बात करते हैं राज्यश्री के कथानक की। 6ठी शताब्दी के मध्य 544 ईस्वी तक हूणों का जो अंतिम पराक्रमी शासक था मिहिर कुल, उसकी मृत्यु हो जाती है और मिहिर कुल के बाद गुप्त साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो जाता है, हूणों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ऐसे समय में सत्ता के दो केंद्र उभर कर सामने आते हैं, स्थानेश्वर और कन्नौज। स्थानेश्वर का जो राजा था प्रभाकर वर्धन, वह अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ कर देता है, लेकिन कुछ मालवा और गौड़ राजा ईर्ष्या के वशीभूत होकर ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। राज्यवर्धन जो कि राज्यश्री का बड़ा भाई है, वह भी मारा जाता है। बाद में राज्यश्री का छोटा भाई हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को संभालता है, विरोधियों को क्षमादान देता है और अपनी बहन यानी कि राज्यश्री की भी देखभाल सार संभाल करता है। तो इस तरह से भाई और बहन मिलकर अपने राज्य को एक व्यवस्थित स्थिति में पहुंचाते हैं। यही इसका कथानक है। अब बात करते हैं प्रसाद जी के अगले नाटक विशाख, जो कि 1921 में रचा गया, प्रकाशित हुआ, उसकी कथा वस्तु की। दोस्तों, विशाख जो नाटक है उसमें यह बताया गया है कि राजा और बौद्ध भिक्षु दोनों अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने चरित्र से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। विशाख बौद्ध विहार का महंत तथा राजा नरदेव दोनों, वहाँ की एक सुंदरी थी चंद्रलेखा, उसके पास में पढ़कर अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं। तो इस कथानक के माध्यम से उस समय की सामाजिक और कार्ड जो है उस समय की सामाजिक और धार्मिक समस्याओं को उकेरा है। तो दोस्तों, ये थे जयशंकर प्रसाद के प्रारंभिक नाटक और इसी तरह का हम अगला एपिसोड लेके आएंगे, जो उनके प्रौढ़ नाटक, जिसमें हम उनके प्रौढ़ नाटकों की परिचर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।